हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। ये मेरा लेक्चर सेकेंड है। इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आगे की टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो पिछला क्लास में कवर किया था। हालांकि हम लोग जो इस लेक्चर के माध्यम से जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यह इतिहास का पहला चैप्टर है और इसी चैप्टर को हम डिले कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम जान लेते हैं पहले कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। जैसे कि यूरोप के बारे में हमने देखा था कि यूरोप एक महादेश है। ठीक है, यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं। और हमने ये भी देखा था कि दुनिया में टोटल 7 महादेश हैं। दुनिया में टोटल 7 महादेश है, जिसको हमने एक स्लाइड में देख लिया था। जैसे आपको दिख रहा होगा कि एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशिनिया भी कहते हैं। ये 7 महादेश का हम लोगों ने जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत दुनिया के सभी देश आते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यूरोप के बारे में, कि यूरोप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। जैसे यूरोप के अंतर्गत आता है कि जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, बुल्गारिया, ठीक है, स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक है, पोलैंड, ठीक, इंग्लैंड, ये सारे यूरोप महादेश के अंतर्गत आने वाले देश हैं। ठीक है, ये सबको भी हम लोगों ने जिक्र किया था। उसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, उसको देखा था कि राष्ट्रवाद क्या है, कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम अथवा लगाव होता है। ठीक है, ये राष्ट्रवाद को हम लोगों ने देखा था। ठीक, जिसके तहत अपने अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम अथवा लगाव होता है, हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, जब लुई 16वां फ्रांस का राजा था, उस वह काफी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था और उस राजा से जनता परेशान थी और फ्रांस में क्रांति कर दी। ठीक है, याद रखना, इस दुनिया में पहली बार राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से ही माना जाता है, 1789 ईस्वी से। और 1789 ईस्वी में पहली बार फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और लुई 16वां को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है और उसके बाद वहां का राजा 1804 में नेपोलियन बनता है। वहां का राजा 1804 में नेपोलियन बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना था नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन की जीवनी को जाना था कि नेपोलियन का जन्म 1769 में होता है और 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1804 में यह राजा बनता है और 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया जाता है और उसकी गद्दी से उसे हटा दिया जाता है। फिर हमने देखा था लुई 16वां द्वारा लगाया गया सामंती व्यवस्था को समाप्त कर देता है नेपोलियन। और लुई आखिर सामंती क्या व्यवस्था क्या था, तो नेपोलियन ने सामंत को स्थापित कर लिया था। और सामंत वे लोग होते हैं जो अमीर और जमींदार लोग होते हैं। सामंती व्यवस्था में होता क्या था कि दूसरे के जमीन का मालिकाना हक दूसरे जमींदार को हो जाता था और वह जमींदार उगाए गए अनाज को सीधा राजा को सौंप देता था। ये सामंती व्यवस्था था, इससे जनता काफी परेशान थी, किसान लोग काफी परेशान थे। इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रवाद के उदय को हम लोगों ने आज से उसके आगे की टॉपिक को देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को के कारण को लिखे। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को हम लोगों ने जिक्र किया है कि आखिर 1789 ईस्वी में फ्रांसी से जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे। आइए सबसे पहला कारण देख लेते हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहला कारण है लुई 16वां की निरंकुशता। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि लुई 16वां एक निरंकुश और घोर प्रतिक्रियावादी, ठीक है, राजा था। ठीक है, और लुई 16वां वुर्वो राजवंश का राजा था। ठीक है, इस लुई 16वां ने काफी लोगों के साथ अत्याचार किया और इसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हो जाती है।
दूसरा हम लोगों ने जानना है कि सामंती व्यवस्था, लुईस उलावा ने ही फ्रांस में क्या कर दिया था, सामंती व्यवस्था स्थापित कर दिया था, जिससे जनता काफी परेशान थे। ठीक है, और नेक्स्ट है टैक्सों में वृद्धि, टैक्सों में वृद्धि। ठीक है, लुईस उलावा द्वारा जनता के ऊपर काफी टैक्स लाद दिया गया था और उनके टैक्स को लगातार बढ़ाया जा रहा था, जिससे जनता और आम किसान लोग काफी परेशान होते थे। और मजदूरों का शोषण, ठीक है, मजदूरों का शोषण। नेक्स्ट है गरीबी और बेरोजगारी। ठीक, गरीबी और बेरोजगारी ये भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। और एक बात याद रखना, 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग क्रांति पर उतर गए और 1789 ईस्वी में फ्रांस में कर दी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए बदलाव को लिखें। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव किया गया, हम जरा देख लेते हैं। जब क्रांति होती है तो जो लुई सोलहवा को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है। लुई सोलहवा को बंदी बना लिया गया। ठीक है, लुई सोलहवा को बंदी बना लिया जाता है। ठीक, और लुई सोलहवा की मृत्यु 1793 में हो जाती है। ठीक है, 1793 में हो जाती है। अब लुई सोलहवा ने जितना ही बदलाव करेगा, अब वो सारे हटा दिए जाएंगे, क्योंकि 1789 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी तो लुई सोलहवा को उसकी गद्दी से हटा लिया जाता है और देश की सत्ता जनता के हाथ में आ जाती है। आइए, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद किया गया बदलाव इस प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला बात कि सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, क्योंकि लुई सोलहवा ने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया गया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया, यानी कि देश में रहने वाले जितने भी जनता थे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया, यानी कि सबको समान अधिकार दिया। ठीक है, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया, क्योंकि फ्रांस में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, और फ्रेंच एक भाषा बना जिसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नाप तौल की पद्धति को समान किया गया, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाप तौल की पद्धति थी, जिसके किसानों को अनाज बेचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और नाप तौल की पद्धति को समान कर दिया गया। विशेष अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि नेपोलियन कह रहे हैं, लुई सोलहवा ने जो विशेष अधिकार दिया था सामंत को और जमींदारों को, उस विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और नया संविधान लागू किया गया। ये देश में एक नए तरीके से शासन व्यवस्था को स्थापित करना था, तो देश में नया संविधान लागू किया गया। यानी कि नेपोलियन बोल रहे हैं, लुई सोलहवा ने जितने ही बदलाव किए थे उन सारे बदलाव को समाप्त कर दिया गया। पुराने तौर तरीके के जितने भी कार्य थे उसको समाप्त कर दिया जाता है और ये 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। याद रखें, इस संसार में जब औद्योगिकरण का विकास हुआ था, संसार में जब औद्योगिकरण का उदय हुआ, उस समय जब औद्योगिकरण का विकास हुआ था, तो गरीब यानी कि हम कह सकते हैं गरीब मजदूर लोग जाते थे शहर की तरफ और वहां पर नौकरी की तलाश में, जहां पर फैक्ट्री के मालिकों द्वारा नौकरी दी जाती थी और वहां के लोग धीरे धीरे वहां पे उनके पास पैसा आने लगा और गरीब से थोड़े से अमीर होने लगे, तो वे लोग मध्यम वर्ग कहलाने लगे। क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग वैसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और शिक्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वे पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए व्यापार, नौकरी इत्यादि करते हैं। और मध्यम वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, शिक्षक इत्यादि आते हैं। ठीक है, ये मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। याद रखना, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसके अंतर्गत गरीब, मजदूर एवं किसान आते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है, ये लोग गरीब होते हैं, ये सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं। क्योंकि सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत अमीर लोग या जमींदार लोग नहीं आते हैं। लिखा हुआ है समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब,
किसान एवं मजदूर शामिल होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफी काफी दयनीय होती है। इन लोगों को हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद क्या है। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद क्या है। याद रखेंगे, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना, लोगों को सताना। यहाँ लिखा हुआ है समाजवाद का आर्थिक नहीं है, शाब्दिक है। शाब्दिक है। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है। और 18 मई 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का बन जाता है राजा और नया संविधान लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड नाम दिया गया। नेपोलियन कोड नाम दिया। नेपोलियन ने जो बदलाव किया था उस बदलाव को नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया, क्योंकि नेपोलियन ने एक अलग संविधान देश में लागू कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ लिखा हुआ साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद होता क्या है, तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन। जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, गुलाम बना लेता है, तो उस शक्तिशाली देश का कमजोर देश पर उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, उपनिवेश कहलाता है। तथा उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। याद रखेंगे एक बात कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को गुलाम बना लेता है, तो उस शक्तिशाली देश का कमजोर देश पर उपनिवेश कहलाता है। हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। ठीक है, कि जो उपनिवेश है किसे कहते हैं, तो देख लेंगे कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, क्योंकि ये शक्तिशाली देश इस कमजोर देश को बना लेता है गुलाम, तो हम कह लेते हैं कि इस शक्तिशाली देश का कमजोर देश पर उपनिवेश कहलाता है। और गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया होती है, हम उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो उपनिवेशवाद क्या है समझ में आ गया होगा। जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को गुलाम बना लेता है, तो उस शक्तिशाली देश का कमजोर देश पर उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, तथा उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेपोलियन कोड के तहत किया गया बदलाव को लिखें। सबसे पहला बात कि नेपोलियन कोड क्या है, हम उसको जान लेते हैं। ये नेपोलियन कोड क्या है, हम उसको जानेंगे। आइए देखते हैं नेपोलियन कोड क्या है। नेपोलियन कोड एक प्रकार का संविधान था। नेपोलियन कोड एक प्रकार का संविधान था जिसे नेपोलियन द्वारा फ्रांस में लागू किया गया था। नेपोलियन द्वारा फ्रांस में लागू किया गया था। जब नेपोलियन फ्रांस का राजा 1815 में बनता है, तो इसी समय नेपोलियन कोड फ्रांस में लागू कर दी जाती है। और इस नेपोलियन कोड के तहत फ्रांस में बहुत सारे बदलाव करे जाते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वही क्वेश्चन पूछा है कि नेपोलियन कोड के तहत किया गया बदलाव को लिखें। क्वेश्चन पूछा है कि नेपोलियन कोड के तहत किया गया बदलाव को लिखें। तो आइए एक नजर में देखते हैं कि नेपोलियन कोड के तहत जो बदलाव किया गया था वो क्या था। नेपोलियन कोड के तहत किया गया बदलाव इस प्रकार निम्नलिखित है। आखिर नेपोलियन ने जो बदलाव किया था वह कौन कौन से बदलाव था, जरा हम उसको देख लेते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया।
यानी कि देश में रहने वाले जितने भी नागरिक थे सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया। यानी कि नेपोलियन जो बदलाव किया अपने नेपोलियन कोड के तहत, उसमें सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया, क्योंकि लुई 16वां ऐसा राजा था जो विशेष अधिकार दिया था। यानी कि नागरिकों को, जो नागरिक लोग थे देश के, सभी नागरिकों को एक समान माना, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था नेपोलियन। ठीक है, तो सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया नेपोलियन कोड के तहत। दूसरा, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया क्योंकि लुई 16वां जो पुराने तरीके से जीवन यापन करता था, पुराने तरीके से जीवन यापन करता था, देश में समाज में कोई बदलाव नहीं चाहता था, तो वे कुछ कुछ जमींदार लोग, कुछ सामंत लोग हायर कर रखे थे और उनके साथ विशेष अधिकार था, तो उसी विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। खासकर उद्योगपतियों को भी विशेष अधिकार था। नेक्स्ट है यातायात के साधन को आसान किया, सस्ता भी किया, क्योंकि यातायात के साधन में काफी खर्च हो जाते थे किसानों को, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज को ले जाकर बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो नेपोलियन कोड के तहत यातायात के साधन को भी आसान एवं सस्ता कर दिया गया। ठीक है, संचार व्यवस्था को भी सस्ता किया, क्योंकि जब कोई भी संदेश किसी जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था तो उसमें भी काफी खर्च होते थे, जो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान, एक किसान के लिए काफी मतलब कष्टदायक होता था। तो संचार व्यवस्था को भी सस्ता और आसान कर दिया ताकि कोई भी अपना इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। दूसरा, सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया। नेपोलियन कोड के तहत सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, क्योंकि लुई 16वां ने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था। इस सामंती व्यवस्था के तहत किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता था और नेपोलियन ने इस सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे नेपोलियन से जनता काफी खुश भी हुए। शिक्षा में सुधार किया। ठीक है, नेपोलियन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और बोला कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा सभी को प्राप्त करना है, कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना है। तो शिक्षा में भी नेपोलियन ने क्या किया, सुधार किया। उसके बाद आर्थिक समानता लाया, यानी कि देश में रहने वाले जितने भी लोग थे, किसी को भी किसी प्रकार का आर्थिक रूप से शोषण नहीं किया जाएगा, उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको नौकरी दिया जाने लगा। यानी कि भेदभाव अमीरी और गरीबी के बीच वो समाप्त करने का काम किया, और वह नेपोलियन कोड के तहत ये सारे बदलाव किए गए। ये देश में अब इस तरह से देश चलेगा, ये नेपोलियन ने कर रखा था। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की काफी अहम भूमिका थी, क्योंकि यह नेपोलियन एक ऐसा शख्स था जो 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो नेपोलियन उस समय फ्रांस का सेनापति था। नेपोलियन उस समय फ्रांस का सेनापति था। ठीक है, फ्रांस का सेनापति था। जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो उस समय नेपोलियन 1789 में फ्रांस का सेनापति था, और नेपोलियन ने 1789 में ही राजनीति में प्रवेश किया। 1789 में ही राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद वह सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने लगा, और फाइनली 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है और देश में नेपोलियन कोड लागू करता है। ठीक है, और इस नेपोलियन के इस बदलाव को देख करके राष्ट्रवाद में फ्रांस में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन को देख करके दुनिया के अलग देश को भी अपने देश के प्रति प्रेम जग रही है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मतलब आवाज उठाने की हिम्मत आ रही है, साहस आ रही है। तो दुनिया में भी अपना एक अलग ही परचम लहराया नेपोलियन ने। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। तो आइए देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन के युद्धों के कारण फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श पूरे यूरोप में फैले, और इससे विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी और नेपोलियन के शासन और
कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में सहायक रही, क्योंकि लोगों ने अपने देशों की अपने स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए संघर्ष करने लगे। यानी कि नेपोलियन ने जो अपने देश में क्रांति में अपना अहम भूमिका निभाया था, उसको देख करके लोगों के अंदर जज्बा बनी और अपने देश से प्रेम अथवा देश में स्वतंत्रता की आवाज उठाने के लिए हिम्मत बढ़ी अन्य देशों में भी, और उसमें भारत भी शामिल था। 1789 ईस्वी की क्रांति से इंस्पायर होकर भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय धीरे धीरे होने लगा और फाइनली हमारा भारत भी आजाद हुआ। ठीक है, नेपोलियन की भूमिका का मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं कि आखिर नेपोलियन की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका था। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को प्रसार किया, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद का विरोध करता था, स्वतंत्रता और स्वायत्तता में की मांग करी और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसमें काफी अहम भूमिका नेपोलियन की रही है। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, आखिर राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ, उदय हुआ, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा हम उसको देख लेते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व इस प्रकार निम्नलिखित है। हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में आखिर सहायक तत्व कौन कौन से हैं, वह हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, एक में लिखा है लुई सुलहवा की निरंकुशता। आपको पता है कि लुई सुलहवा एक निरंकुश राजा था। इस राजा से काफी जनता परेशान थी और राष्ट्रवाद की भावना के उदय में लुई सुलहवा की निरंकुशता काफी सहायक रहा, क्योंकि लुई सुलहवा के कारण ही लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना का उदय हुआ। ठीक है, सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें दूसरे की जमीन का मालिकाना है दूसरे के पास होता था और किसानों को कोई लाभ नहीं होता था, बहुत ही कम लाभ होता था। ये सामंती व्यवस्था के अंतर्गत। अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो हम पीछे समझाए हैं, उसको जाकर के एक बार जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है बेरोजगारी और भुखमरी। बेरोजगारी और भुखमरी के कारण भी देश में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, क्योंकि बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण जनता काफी परेशान रहती थी और अब जनता देश से नहीं राजा से नहीं देश से प्रेम करना शुरू कर दिया। और देश से प्रेम करना शुरू कर दिया यानी कि राष्ट्र से जब प्रेम करना शुरू किया तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेखक, पत्रकार, नाटककार अपने नाटक के माध्यम से राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लेखकों ने अपने लेख, पत्रकारों ने अपने पत्र और नाटककारों ने अपने नाटककार अपने नाटक के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्योंकि पहले के जमाने में फिल्म नहीं हुआ करता था, क्योंकि फिल्म के माध्यम से भी यही काम किया जाता है, लोगों के अंदर जागरूकता भरी जाती है। ठीक, और ये लेखक, पत्रकार, नाटककार अपने नाटक के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद की भावना को उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। जरा हम उसको देख लेते हैं। याद रखना, उदारवादी राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आर्थिक रूप से गरीब लोगों को ऊपर उठाने पर बल दिया जाता है। याद रखना, जो उदारवादी लोग होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो गरीब, मजदूर और किसान, जिनके पास आर्थिक स्थिति की काफी कमी होती है, आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, उनको ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी कि ये औद्योगिकरण तथा जो सामंत लोग थे उसके विरोधी थे। उम्मीद है बात सारे समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग जिक्र करते हैं। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत क्या था। जरा हम उसको देखने की कार्य करते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत क्या था, हम उसको देख लेते हैं एक बार। उदारवादी राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत इस प्रकार निम्नलिखित है। आखिर जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो गरीबों के बारे में सोचता था, मजदूरों के बारे में सोचता था, किसानों के बारे में सोचता था, उनका क्या सिद्धांत हुआ करता था। तो ये देखते हैं, सामंत, पादरी,
चर्च के लोगों का विरोध किया करते थे, क्योंकि यूरोप मुख्य रूप से 3 ग्रुप में बढ़ चुका था। सामंत लोग थे, पादरी लोग थे और चर्च के लोगों का ही वर्चस्व हुआ करता था। जब शासनकाल पुराने तरीके से था, जब लुई 16वां शासन कर रहा था, तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो जो समाजवादी लोग थे, वे लोग समाजवादी यानी कि उदारवादी जो लोग थे, वे सामंत, पादरी और चर्च के लोगों का विरोध किया करते थे। इन लोगों का सिद्धांत था कि ये लोग अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं और इनके साथ ये जो करते हैं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आर्थिक समानता पर बल दिया। ठीक है, यानी कि जो लोग गरीब थे, जो लोग किसान थे, जो लोग मजदूर थे, उनके साथ किसी प्रकार का आर्थिक रूप से शोषण नहीं करने देना चाहते थे। नेक्स्ट है निजी संपत्ति पर बल देना। ठीक है, यानी कि ये जो उदारवादी लोग थे, जो सामंत लोग थे, दूसरे की जमीन को अपना अधिकार मानते थे, उसको ये चाहते थे कि नहीं, जो जिसका जमीन है उस पर अनाज वही उगाएगा और उस पर उसी का हक हुआ। यानी कि निजी संपत्ति पर बल देते थे, क्योंकि निजी संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालवेरियन क्या है। याद रखना, ये जो जालवेरियन है यह एक संस्था है और इसे व्यापारियों की संस्था कहेंगे। जालवेरियन एक व्यापारियों की संस्था थी जिसका गठन 1834 में होता है। इस व्यापारियों की संस्था, जालवेरियन की संस्था के गठन के कारण जो व्यापार लोग थे उन लोगों को काफी सहूलियत होने लगा। आइए देखते हैं, जालवेरियन एक व्यापारियों की संस्था थी जिसका गठन 1834 में हुआ था और यह जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया, क्योंकि जर्मनी जो देश था वहां के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए अलग अलग तरीके का टैक्स दिया जाता था। अपने ही देश में दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। नाप तौल की भी पद्धति अलग थी। तो एक संगठन बनाया गया जिससे व्यापारी लोग उस संगठन के तहत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे। नेक्स्ट है वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते थे। याद रखना, ये 1815 में लड़ा गया, नेपोलियन द्वारा अंतिम युद्ध था। ठीक है, अंतिम युद्ध था जिसके बाद नेपोलियन को कैद कर लिया जाता है, बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वाटरलू के मैदान में। ठीक है, वाटरलू एक जगह का नाम होता है। वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था, जिसमें एक और फ्रांस था। याद रखना, जो वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का जो युद्ध होता है, एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन। ठीक है, दूसरी ओर ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस था। यानी कि ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, प्रसा, ऑस्ट्रिया और कौन था, रूस था। ठीक है, ये 4 गो देश दूसरी तरफ से थे। ठीक है, अब बताइए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन भी एक शक्तिशाली ही देश था, प्रसा भी शक्तिशाली था, ऑस्ट्रिया भी और रूस भी। चारों देश एक से एक शक्तिशाली देश थे और एक तरफ अकेला एक फ्रांस था जिसका राजा कौन था, जिसका राजा था नेपोलियन। क्योंकि नेपोलियन फ्रांस में काफी बेहतरीन काम कर रहा था, जो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वे पुराने तरीके से जीवन यापन कर रहे थे और यहाँ की जनता राजा का विरोध कर रही थी, क्योंकि यहाँ फ्रांस से जनता जो बातें सीख रही थी वो अपने देशों में यूज करना चाहती थी और यहाँ के राजा वे नहीं चाहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक बात याद रखना, इस 4 देशों ने मिल करके फ्रांस को हरा दिया और नेपोलियन की हार हो जाती है। यही बात बोल रहा है कि नेपोलियन को बंदी बना। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की हार हुई। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 में नेपोलियन द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जिसमें एक ओर फ्रांस था तो दूसरी ओर ब्रिटेन था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था और रूस था। फ्रांस की इसमें हार हो जाती है, यानी कि नेपोलियन की हार हो जाती है। ठीक है, तथा नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई 1821 ईस्वी में। ठीक है, जहां पर नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था।
दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई। तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उम्मीद है सारी बातें बुझा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वियना संधि से आप क्या समझते हैं। याद रखना, वियना जो जगह है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना जो जगह है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। याद रखना, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर होता है जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी और खराब राजा, मतलब राजा था, चांसलर था। यह लोगों से, गरीब लोगों से नफरत किया करता था, पुराने तरीके से जीवन यापन करना चाहता था। अब लोग बुद्धिजीवी हो रहे थे फ्रांस को देख करके। जैसे ही ऑस्ट्रिया नेपोलियन को हराया, क्योंकि वाटरलू के युद्ध में ऑस्ट्रिया की भी जीत हुई थी, तो 1815 ईस्वी में ही, ठीक है, वियना में एक संधि करी जाती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि की जाती है जिसके तहत पुराने तौर तरीके को अपनाने की बात कही जाती है। यानी कि पुराने तरीके के जो राजा थे उस तरीके के शासन व्यवस्था को पुनः लाने की कोशिश करी जाती है, और नेपोलियन द्वारा जो बदलाव किया जाता है उस बदलाव को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करने के लिए 1815 ईस्वी में एक संधि किया गया जिसे वियना संधि कहा गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख कहता था कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। याद रखना, मेटरनिख इतना बात बोलता था कि जब एक बार फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है। समझ सकते हो कि फ्रांस कितना ताकतवर था, क्योंकि जब एक बार आवाज उठाता था पूरे यूरोप दहल जाते थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने जो भी इस संधि के तहत बदलाव किया वो सब नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त कर दिया गया और पुराने तौर तरीके को अपनाया गया। और इसी संधि के तहत वुर्वो राजवंश का एक और राजा लुई 18वां को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया जाता है, जो पुराने तरीके से जीवन यापन करने लगा। और यह भी घोर प्रतिक्रियावादी था, क्योंकि इससे भी अब जनता अब खुश नहीं रहेगी। कहावत है कि जब धरती पर जितने भी अत्याचारी लोग आते हैं उस वक्त क्रांति हुई है। जब जब लोगों के साथ शासन किया गया है, लोगों को सताया गया है, तब तक देश में क्रांति करी गई है। और 1815 में पुनः लुई 18वां राजा बनता है और यह प्रतिक्रियावादी राजा होगा, तो इसके विरोध में भी फिर से आंदोलन होना तय है। आइए आगे देखते हैं, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था कि वियना संधि के मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किए गए बदलाव को समाप्त करना तथा पुराने तरीके के शासन व्यवस्था को अपनाना था। अभी बताए हैं कि वियना संधि जो था वह नेपोलियन द्वारा जो नए तरीके का बदलाव किया गया था, नेपोलियन कोड को समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने जितने भी देश जीते थे, जितने भी जगह जीता था, सबको वापस कर दिया गया। नेपोलियन के हर एक बदलाव को वापस कर दिया गया और पुराने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पुराने तरीके से जीवन यापन करने लगे लोग, ठीक है। तो ये था नेपोलियन को वियना संधि का मुख्य उद्देश्य। अब देखते हैं वियना संधि की उपलब्धियां क्या था, यानी कि वियना संधि जो हुआ था आखिर मुख्य रूप से इसमें क्या क्या बदलाव कर दिए गए, हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात कि वियना संधि की उपलब्धियां इस प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहले नेपोलियन द्वारा किया गया बदलाव को समाप्त कर दिया गया। मुख्य बात है कि नेपोलियन ने जो भी बदलाव किया था, सही बदलाव का कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। नेपोलियन द्वारा जीता गया सभी क्षेत्र वापस कर दिया गया। पुराने तरीके के शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और याद रखना, इटली जो देश था उसे 300 छोटे बड़े प्रांतों में बांट दिया गया तथा फ्रांस को 2 भागों में बांट दिया गया। फ्रांस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। किसके तहत? तो वियना संधि के तहत। ये थे वियना संधि की उपलब्धियां। उम्मीद है सारी बातें बुझा गया होगा। एक बार कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेंगे। आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज हम इस लेक्चर के माध्यम से इतना ही पढ़ेंगे।
किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन होगा तो एक बार जरूर कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में, इस लेक्चर में यहीं तक रहेंगे। धन्यवाद।